Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum candidates. I hope that all of you are fine and safe. Um, Candidates, ये वीडियोस बेसिकली उन के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंट जो के पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑडिटर की पोस्ट जो एडवर्टाइज की हैं उसमें अगर उन्होंने अप्लाई किया है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोस जो हैं हेल्पफुल साबित होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऑडिट की पोजीशन या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी पोजीशन है उसमें अगर आपने अप्लाई किया है या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह ये वीडियोस जो है वो आपको हेल्पफुल साबित होंगी। तो बेसिकली ये ऑडिटर की पोस्ट है जो अभी रिसेंटली केपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो एडवर्टाइज की है डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट में। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो के फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसके चार अटैच्ड डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक आपके पास है डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट जो LFA है और उसके अलावा आपके पास है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स। देन यू हैव KPPRA खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और उसके अलावा आपके पास जो है खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जो बेसिकली सेल्स टैक्स और सर्विसेज को कलेक्ट करता है। तो ये चार जो है वो अटैच्ड ऑर्गन्स है फाइनेंस डिपार्टमेंट KPK के। तो इसमें जो अभी जॉब्स आई हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट में आई हैं और ये डिपार्टमेंट बेसिकली करता क्या है, ये प्री ऑडिट भी करता है और पोस्ट ऑडिट भी करता है। प्री ऑडिट का मतलब ये है कि वो ऑडिट जो आप पेमेंट्स करने से या ट्रांजेक्शन से पहले करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बिल है उसकी पेमेंट करनी है तो उससे पहले आप एक ऑडिट परफॉर्म करते हैं जिसको हम प्री ऑडिट बोलते हैं और फिर पेमेंट के बाद जो ऑडिट किया जाता है उसको पोस्ट ऑडिट कहा जाता है। तो जितनी भी आपकी सूबे में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं जो खुद मुख्तार इदारे हैं जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो सकते हैं उसमें बोर्ड ऑफिस हो सकते हैं कोई भी ऑटोनमस बॉडी जो इंस्टीट्यूशंस जो आपके काम कर रहे हैं प्रोविंस में तो उनका प्री ऑडिट और पोस्ट ऑडिट बेसिकली ये लोकल फंड ऑडिट का काम है। और उसके अलावा जो पेंशन है और जीबी फंड है इनके एम्प्लॉयज़ का जो ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं या इंस्टीट्यूशन है इनके एम्प्लॉयज़ का जो पेंशन है या जीबी फंड है वो भी बेसिकली लोकल फंड ऑडिट जो है वो डील करता है। तो ये बेसिकली एक जब थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट करता है क्या है, ये बेसिकली फाइनेंस के अंडर आता है और ये कुछ काम जो है वो परफॉर्म करता है। अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी ऐसी जॉब है जो आप इंजॉय करते हैं परफॉर्म करते हुए। तो इसके लिए अभी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। होपफुली आपकी सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगी। तो सिलेबस की तरफ आते हैं। अभी केपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका कोई सिलेबस नहीं दिया लेकिन इफ़ यू गो थ्रू द रिसेंट पोस्ट और जो रिसेंट इसकी जो पोजीशंस आई हैं ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड उसमें जो केपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिलेबस फॉलो करता है या जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जिसमें से वो क्वेश्चंस देता है वो सब्जेक्ट्स आपके हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग तो ऑफ कोर्स मेन सब्जेक्ट है इसमें क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड है सब कुछ। देन अकाउंटिंग इज आल्सो अनदर मेन सब्जेक्ट। फिर आपके पास इकोनॉमिक्स आ जाता है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में आपसे पूछ सकता है जैसे मैस्लो की थ्योरी है या फिर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है। इस तरह की थ्योरीज के बारे में आपकी मैनेजमेंट की थ्योरीज के बारे में क्योंकि जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें आपके मैनेजमेंट की जो मैनेज चीज़ों को मैनेज करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा आपको ज़ाहिर है कम्युनिकेट करना पड़ता है। रिपोर्ट राइटिंग है यानी कि आपको लेटर्स लिखने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। देन फाइनेंस में से भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछ सकता है, देयर आर वेरी रेयर चांसेस बट क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है अभी जो आपको आए हुए 2-3 महीने में और 3-4 माह के बाद ही फरवरी मार्च में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम्स होंगे तो यू हैव इनफ टाइम सो यू कैन प्रिपेयर ऑल दिस सब्जेक्ट्स। तो हम इसको जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसमें हमारा प्लान ये है कि हम इसको डिफरेंट फेजेस में प्रिपेयर करेंगे। हर फेज में हम क्या करेंगे, जैसे ऑडिट के हम 100 क्वेश्चंस करेंगे। 100 क्वेश्चंस मतलब ये है कि हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे करेंगे। इस तरह 100 क्वेश्चंस पहले ऑडिट के करेंगे, फिर अकाउंटिंग के 100 क्वेश्चंस करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चंस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के 50 क्वेश्चंस करेंगे, मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चंस करेंगे, BCRW के यानी बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्ट राइटिंग के 25 क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह 15 to 20 क्वेश्चन फाइनेंस और 15 to 20 क्वेश्चन टैक्सेशन के। तो ये एक फेज पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से ऑडिटिंग के ऊपर आ जाएंगे, फिर अकाउंटिंग, फिर इकोनॉमिक्स यानी कि
हमारी कोशिश ये है कि डिफरेंट फेजेस में सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चला जाए, ताकि जब भी आपका टेस्ट हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ही हो। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन इस तरह नहीं होगा कि बस एक क्वेश्चन को पढ़ा और उसका आंसर जो है वो देख लिया कि इसका आंसर क्या है, बल्कि उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो साथ साथ होती रहे। तो अभी ऑडिट हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली चीज़ है, इसको हम 30 मिनट्स का बेसिकली एक लेक्चर होगा, जिसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। उसमें जितना भी हमारा कवर होगा उसको फिर हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे, और जिस तरह हमारा प्लान है इंशाल्लाह, होपफुली एट द एंड आफ्टर 5 months और 6 months व्हेन द एग्जाम विल बी देयर, आपकी जो प्रिपरेशन है होपफुली दैट विल बी डन। तो ऑडिट से स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिट में जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह अकाउंटिंग में आपके पास इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको हम आईएएस और आईएफआरएस कहते हैं, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। तो जितनी भी आप अकाउंटिंग करते हैं वो बेसिकली उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करते हैं। इसी तरह जितनी भी ऑडिटिंग होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक होती है। तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स जो है आईएएसबी, वहाँ पे अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आईएएसबी इशू करता है, ये ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जबकि जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है वो इशू करता है। तो अभी तक 38 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो इशू हो चुके हैं। इनको हम आइजास भी कहते हैं, आईएसएएस मतलब आइजास के नाम से भी इनको हम इनको हम जानते हैं। और ये 38 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ऑडिटिंग के। तो पहले जो क्वेश्चंस मैंने तकरीबन 30 to 40 रखे हैं, उसमें मैंने ये कोशिश की है कि आपको पहले ये पता चल जाए कि कौन सा आइजा किस चीज़ को डील करता है, यानी कि कौन सा स्टैंडर्ड आपको किस चीज़ के बारे में बताता है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे अगर एक आइजा के बारे में हम पढ़ेंगे कि आइजा 200 किस चीज़ के बारे में बताता है, तो फिर हम उसकी डिटेल में हम आगे जाएंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आइजा किस चीज़ के बारे में बताता है, कौन सा स्टैंडर्ड किस चीज़ के बारे में बताता है। तो जब आपकी जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि कौन सा आइजा किस चीज़ के बारे में बताता है, तो फिर उसको डिटेल में जाके जो उसके ऊपर मजीद जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपको समझने में आपको आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं कि कौन सा आइजा किस चीज़ को डील करता है, बल्कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन इशू करता है और कितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू हो चुके हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो हम वो चीज़ें हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, which ISA deals with the overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the international standards on auditing। वो कौन सा आइजा है, वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर और कंडक्ट ऑफ ऑडिट को जो है वो डील करता है। तो अब इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं। तो जब ये चार ऑप्शंस आप देखेंगे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। जैसे इसका आंसर सी है, आइजा 200। आइजा 200 आपको ये बताता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर के, और जो ऑडिट है उसको कैसे कंडक्ट करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक, वो आइजा 200 हमें बताता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइजा 210 क्या बताता है आपको, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइजा 220 क्या बताता है आपको, और आपको ये भी पता होना चाहिए आइजा 240 क्या बताता है आपको। तो जब आप इस तरह प्रिपरेशन करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ आप उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दूसरे आंसर्स हैं उनको भी देखेंगे और उसको भी समझेंगे, और आगे जाके भी जब इस तरह आप करते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कहने को तो एक क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली आपके 3 to 4 क्वेश्चन इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो आइजा 210 जो है ये बेसिकली ऑडिट इंगेजमेंट्स को डील करता है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट्स, यानी कि आपने ऑडिट इंगेजमेंट्स की टर्म्स को कैसे एग्री करना है ऑडिटर ने, उसके बारे में बताते हैं। आइजा 220 हमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताते हैं कि जो ऑडिट होता है उसमें आपने क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखना है। अब आइजा 220 जो है उसको अमेंड कर दिया गया है और आप क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया। बहरहाल आइजा 220 आपको ये बताता है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है। आइजा 210 आपको बताता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में, और आइजा 200 आपको बताता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और आइजा 240 जो है वो आपको बताता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड, यानी कि अगर ऑडिटर को फ्रॉड नजर आता है ऑडिट के दौरान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के दौरान, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
तो ये चार यानी कि आपको चारों आइजर्स के बारे में पता होना चाहिए। कहने को तो ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको चारों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ लिखेंगे। एक दफ़ा आप मेरे साथ वीडियोस में करेंगे और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को बेशक इसका साउंड ऑफ करके इन क्वेश्चन को देखते जाएं और इनको साथ साथ लिखते जाएं। जितना आप लिखेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपके जहन में बैठती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। Which ISA is concerned with agreeing the terms of ordered engagements? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ISA 210 जो है वो आपको ये बताता है कि आपने टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड एंगेजमेंट्स को कैसे डील करना है, आपने कैसे जो टर्म्स हैं ऑर्डर्ड एंगेजमेंट की उसके साथ एग्री कैसे करना है। तो ये आपको ISA 210 बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बी, सी और डी क्या है। तो ISA 230 जो है वो आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है कि ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है ऑडिट करते हुए। ISA 240 है, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि वो आपको ये बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रॉड से रिलेटेड, अगर उसको फ्रॉड नजर आता है ऑडिट के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और ISA 220 क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड हमें बताता है। तो ये आप जब चारों दोबारा बार बार लिखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें जहन में बैठ जाएंगी। तीसरे पे आ गया क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एडजस्ट इन विच आइजा। क्वालिटी कंट्रोल का अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आपको बताया। ISA 220 आपको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताता है। ISA 220 अमेंड हुआ है, वो आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ISA 220 जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताता है कि आपने क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ISA 200 हमें क्या बताता है, आप सोचिए। अभी हमने इससे ऊपर ये चीज़ हमने ऑलरेडी कवर की है। ISA 200 हमें बताता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में। ISA 250 इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, ये बेसिकली आपको बताता है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी आपने लॉज एंड रेगुलेशंस को कैसे कंसिडर करना है ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ISA 300 इससे पहले आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा। ISA 300 आपको बताता है प्लानिंग कैसे करनी है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप कर रहे हो तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है वो आपको ISA 300 बताता है। तो इसमें ये चारों ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स आर डिटेल्ड इन विच आइजा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कौन सा आइजा आपको बताता है कि ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। तो ISA 230 जो अभी इससे पहले हम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था। ISA 230 आपको ये बताता है कि आपने ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। और ISA 240 क्या बताता है, आप सोचें। ISA 240 आपको फ्रॉड के बारे में बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिलेटेड टू फ्रॉड। ISA 210 किसके बारे में बताता है, ISA 210 हमें ये बताता है कि ऑडिट इंगेजमेंट्स जो हैं, टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट जो है उसको कैसे एग्री करना है। ISA 220 हमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The auditor's responsibilities related to fraud in an audit of financial statements are outlined in which ISA? ऑडिटर की जो फ्रॉड से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कौन से आइजा में बताई गई हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ISA 240 आपको ये बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फ्रॉड से रिलेटेड। उसके बाद ISA 200 आपको ये बताता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर के। ISA 250 आपको ये बताता है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ISA 260 आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। ISA 260 आपको ये बताता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये आपको ISA 260 बताता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। Consideration of laws and regulation in audit of financial statements is covered by which ISA? लॉज एंड रेगुलेशंस जो है वो कौन सा आइजा कवर करता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ISA 250 covers the considerations of laws and regulations in an audit of financial statements, whereas ISA 300 covers the planning of audit of financial statements. ISA 315 ये अब एक नया आइजा जो इससे पहले आपने नहीं पढ़ा। तो ISA 315 आपको बताता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ISA 315 आपको ये बताता है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे असेस करना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि ISA 315 आपको ये बताता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
आइजा 320 आपको मटेरियलिटी के बारे में बताता है, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट। आपने मटेरियलिटी को कैसे देखना है, तो वो आइजा 320 आपको बताता है। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कौन सा आइजा कौन सी चीज के बारे में आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इज द फोकस ऑफ विच आइजा। तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया है कि आइजा 260 आपको ये बताता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये आइजा 260 आपको बताता है। बट आइजा 265 जो है दैट इज इट इज कनेक्टेड टू आइजा 260। आइजा 265 टेल्स अस हाउ टू कम्युनिकेट the deficiencies in internal control to those charged with governance and management. So they are basically connected. ISA 260 and ISA 265 both of them are connected. ये एक दूसरे के साथ connected है। 260 आपको ये बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, और आइजा 265 आपको ये बताता है कि इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसीज को कैसे आपने कम्युनिकेट करना है विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स कि ये बड़ा आपको कंफ्यूज कर सकती हैं ये चीज़ें। ISO 250 we have already studied and it tells us about the consideration of laws and regulations in audit of financial statements, and ISO 220 tells you about the quality control in audit of financial statements. So let's move on to question number 8. Which ISA deals with communicating deficiencies in internal control to those charged with governance and management? अभी थोड़ा सा ऊपर मैंने आपको बताया कि ISA 260 tells us about the communication with those charged with governance, and ISA 265 tells us how to communicate the deficiencies in internal control to those charged with governance. So basically they are interconnected. ISA 230 हमने पहले से पढ़ा है। ISA 230 हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे करनी है, और आइजा 315 हमें ये बताता है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये कहता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज डिटेल्ड इन विच आइजा। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने लगे होते हैं तो उसकी जो प्लानिंग है वो कौन सा आइजा आपको उसके बारे में बताता है, तो आइजा 300 बेसिकली टेल्स यू अबाउट द प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइजा 330 आपको क्या बताता है। तो आपने देखने इन चीज़ों इनमें आपने कनेक्शंस निकालने हैं। आइजा 320 मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि आइजा 320 आपको ये बताता है कि मटेरियलिटी मटेरियलिटी को कैसे डील करना है इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट। अच्छा, आइजा 315 आपको ये बताता है कि हाउ टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और आइजा 330 आपको ये बताता है कि द रिस्पॉन्स ऑफ ऑडिटर टू असेस्ड रिस्क। जो आपने रिस्क यहाँ पे असेस किया है उसको आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो आइजा 330 आपको बताता है। और 320 आपको ये बताता है कि मटेरियलिटी को कैसे आपने डील करना है ड्यूरिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट। तो इन चारों के बारे में आपको बताना, चारों कनेक्टेड है। आइजा 300 बेसिकली डील्स विद द प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है। आइजा 315 ये आपको ये बताता है कि द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको असेस कैसे करना है। आइजा 320 आपको ये बताता है कि मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट क्या चीज़ है, और आइजा 330 आपको ये बताता है द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, यानी जो आपने रिस्क असेस किया है यहाँ पे उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है। सो दे आर बेसिकली कनेक्टेड। अब क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ये साथ साथ लिखना है आपने, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा वीडियोस देख के आप इसको सुन लें, फिर उसके बाद आप इसको वीडियोस को इसकी साउंड बंद करके फिर इसको आप लिखें बार बार कि कौन सा आइजा किस चीज़ को डील करता है हर क्वेश्चन के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ध्यान में बैठ जाएंगी। इट्स नॉट डिफिकल्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एडजस्ट बाय विच आइजा। वो कौन सा आइजा है जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और असेस करता है। तो ये हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। आइजा 315 आइजा 315 आपको बताता है कि आपने कैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। और उसके बाद आइजा 320 आपको ये बताता है कि मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट। आइजा 330 आपको क्या बताता है, आइजा 330 आपको बताता है द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, और आइजा 300 आपको क्या बताता है प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट सब्जेक्ट ऑफ विच आइजा। अभी हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा है कि जो मटीरियलिटी है ड्यूरिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट, दैट इज बेसिकली आइजा 320। 330 ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क को बताता है। आइजा 340 हमने इससे पहले भी पढ़ा, और आइजा 340 जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइजा 340 कोई नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा आइजा है और कौन सा नहीं है। आइजा 300 आपको प्लानिंग के बारे में बताता है, या हम ऑलरेडी प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता है, ठीक है, ये आइजा 300 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क आर डिटेल्ड इन विच आइजा। ऑडिटर का रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क हमने पढ़ा था कि आइजा 330 जो है वो हमें ये बेसिकली बताता है कि आपने रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। 315 जो था, आइजा 315, वो आपको ये बताता था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और फिर आइजा 330 आपको ये बताता है कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा टू असेस रिस्क, ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड है। आइजा 340 एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने आपको बताया। आइजा 320 आपको मटेरियलिटी के बारे में बताता है ड्यूरिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, और आइजा 300 प्लानिंग एंड ऑडिट के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। Which ISA outlines the auditor's responsibilities related to going concern। अब ये नया आपके पास नए स्टैंडर्ड्स आ गए। वो कौन सा आइजा है जो गोइंग कंसर्न के बारे में, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न उसके बारे में बताता है। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, हम उसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। गोइंग कंसर्न बेसिकली ये होता है कि आपका जो बिजनेस है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन फोरसीएबल फ्यूचर, तो वो चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा आइजा डील करता है ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न को, उसको कौन सा आइजा डील करता है। तो बेसिकली आइजा 570 जो है वो बेसिकली ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न को डील करता है। आइजा 500 किसको डील करता है? आइजा 500 डील करता है ऑडिट एविडेंस को। ये आपने ध्यान में रखना है, आइजा 500 डील करता है ऑडिट एविडेंस को। आइजा 530 जो है वो ऑडिट सैम्पलिंग को डील करता है कि ऑडिट के दौरान आपने सैम्पलिंग कैसे करनी है। और आइजा 540 आपका डील करता है कि आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का या फेयर वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग में, या हमारे जितने भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं या उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं, उनको बेसिकली आइजा 540 जो है वो डील करता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी जो है थोड़ी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे बार बार खांसी आ रही है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो ये इशू नहीं होगा, खांसी की जो बार बार मुझे आ रही है ये मसला नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, 14 क्वेश्चन जो है, ऑडिट एविडेंस इज द फोकस ऑफ विच आइजा। ऑडिट एविडेंस के बारे में कौन सा आइजा आपको बताता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि आइजा 500 जो है वो ऑडिट एविडेंस के बारे में आपको बताता है। आइजा 520 क्या बताता है आपको? आइजा 520 आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताता है। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बारे में, सब्सटेंटिव टेस्टिंग के बारे में, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए कि आइजा 520 जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताता है। आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशंस के बारे में बताता है, ये भी ऑडिट से रिलेटेड चीज़ है। आइजा 530 आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट सैम्पलिंग से रिलेटेड जो है, ऑडिट सैम्पलिंग से मुतालिक आपको आइजा 530 बताता है, और आइजा 500 आपको ऑडिट एविडेंस के मुताबिक बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, which ISA addresses audit evidence with specific consideration for selected items। अच्छा, आइजा 500 हमने देखा था कि ये हमें ऑडिट एविडेंस के बारे में बताते हैं, और आइजा 501 जो है वो बताता है ऑडिट एविडेंस विद स्पेसिफिक कंसिडरेशंस, ठीक है। तो आइजा 500 ऑडिट एविडेंस के बारे में बताता है, और आइजा 501 जो है वो हमें ऑडिट एविडेंस विद स्पेसिफिक कंसिडरेशंस के बारे में बताता है। आइजा 510 जो है ये आई थिंक इससे पहले हमने नहीं किया, ये आपको बताता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के बारे में, यानी ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, कि उसके से रिलेटेड ऑडिट कैसे करना है। तो आइजा 520 आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। तो आज हम 15 क्वेश्चंस तक ही रुकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम 15 से आगे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हमारा तरीका यही होगा
कि अराउंड 30 मिनट्स का हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और उस 30 मिनट्स में जो क्वेश्चंस हैं उसकी सूरत में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल जो फर्स्ट 25 टू 30 बल्कि 35 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे पास 38 आइज़ाज़ हैं, तो फर्स्ट 35 टू 40 क्वेश्चंस जो हैं उसमें हम सिर्फ यही देखेंगे कि कौन सा आइज़ा किस चीज़ को डील कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे चीज़ें देखेंगे। तो होपफुली जब ये आपके चारों पाँचों फेजेज़ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें लगे कि हमें चेंज करनी चाहिए वीडियो में और आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो वो लाजमी कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फीडबैक देंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस हम अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।